हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम सॉल्व करेंगे गुजरात का नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स का कैटेगरी फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि ऑफिशियल पेपर है। तो टोटल इस पेपर में यदि हम बात करें तो टोटल 300 MCQs आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर 200 क्वेश्चन थे जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स रिलेट करते हुए थे नर्सिंग से। बाकी अदर में आपको जीके, जीएस, गुजराती से रिलेट करते हुए क्वेश्चन, ऑल ओवर थिंग्स थी, जिसमें आपकी रीजनिंग वगैरह भी ऐड की गई थी। बट हम क्लास में है जो आज की जो 101 से आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट पॉइंट है, वो यहाँ पे आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे सीधे सीधे 200 क्वेश्चन। तो यदि आपने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, 200 MCQ सॉल्व कर लिया आपने, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन, कोई से भी एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ मैं, यदि आप गुजरात के लिए ही पेपर देते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये पेपर। लेकिन गुजरात के अलावा है जो और भी लोग इस पेपर को देख सकते हैं, इसलिए ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही अच्छे से हेल्प हो सके। तो रिसेंट में अभी गुजरात में वैकेंसी निकाली गई हैं, तो NHM के तहत वैकेंसी निकली हैं, बट ये पेपर NHM के द्वारा किया गया नहीं है। ये पेपर है जो गुजरात जो गवर्नमेंट करवाती है नर्सिंग के लिए, उसका पेपर है, लेकिन ये तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी निकली हैं, अभी CHO की भी निकली हैं, ANM की भी निकली हैं, तो सभी टाइप की वैकेंसी निकली हैं। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग नोटिफिकेशन पर जाके चेक करें एक बार। NHM गुजरात की वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन है जो मिल जाएगा। और भी आपके कोई डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप व्हाट्सएप मुझे पूछ सकते हैं। एक और चीज़, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या गुजरात के पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, स्पेशली स्टाफ नर्स के। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पेपर अवेलेबल हो जाए। पेपर मेरे पास हैं, बट कुछ पेपर की आंसर की नहीं है, कुछ अनसॉल्व है, कुछ का ब्लड फॉर्मेट है। बाकी गुजरात के में भी 2018 से 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक स्टाफ नर्स के, COH के, वो सभी अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ रीज़न से पेपर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। उनका मेन रीज़न यही है कि किसी में आंसर की है जो ऐड नहीं की गई है, बट जैसे ही होती है आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आज की क्लास में जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने 101 से जो नर्सिंग कंसर्निंग सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका पेपर है जो OMR बेस्ड आंसर की का होता है यदि, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पेपर है जो आएगा। और ये पेपर वो लोग ज़रूर देखना जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं। आई होप आपको फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हो। और जो यहाँ पर आपके आंसर्स हैं वो इस तरीके से डार्क है जो किए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम यहाँ पे इसकी काउंटिंग है जो फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे, देन इट विल बी बेटर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इस तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, वन अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द 5th वाइटल साइन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो इमरजेंसी में कौन सा है जो 5वें नंबर का वाइटल साइन होगा? मोटार रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, प्यूपिलरी रिएक्शन टू द लाइट, एफ रिस्पॉन्स टू द पेन। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वाइटल साइन की तरह यूज़ किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, वो होगा आपका रिस्पॉन्स टू द पेन। दर्द के प्रति आप किसी भी पेन के प्रति किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी आपके 4 वाइटल साइन वही रहेंगे। 5वें नंबर पर पेन को कंसीडर कर दिया गया है। नेक्स्ट इज द ड्यूटी नॉट टू इन्फ्लिक्ट एज वेल एज टू प्रिवेंट एंड रिमूव हार्म इज। तो आपकी ड्यूटी में आपको सिखाया जाता है कि यदि आप कुछ चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं तो उसको आप हार्म भी ना पहुंचाएं। तो ये क्या है? फिडेलिटी, वेरासिटी, नॉन मालफिशियंस या फिर पैटर्नलिज्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिए, स्पेशली MP ग्रुप 5 वाले इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखें, आपको ये आते ही आते हैं इस तरीके के। ऐसी ड्यूटी नॉट टू इन्फ्लिक्ट एज वेल एज टू प्रोटेक्ट एंड रिमूव द हार्म, तो ये आपकी कहलाएगी क्या? फिडेलिटी। मालफिशियंस में तो आपका आ जाएगा कोई भी गलत मेडिसिन जाके आपने लगा दी। नेक्स्ट इज नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन एडल्ट। तो एडल्ट में नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होगा? तो होता है 94 to 99%।
कोविड के टाइम से तो इवन आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि जब बिलो 95 जा रहा था तब आपको हॉस्पिटल भेजा जा रहा था एडमिट करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद कहा गया कि 90 से कम जाएगा तब भेजा जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है एडल्ट में कितना है, 94। पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन पीपीएच। पीपीएच में कितने ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तब पोस्टपार्टम हेमरेज में कंसीडर किया जाता है। 800 ml, 100 ml, 900 ml या फिर 500 ml। पीपीएच कंसीडर किया जाता है जब 500 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब। कब? जब 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब पीपीएच कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर A patient complain about nausea after having food. This type of data is, पेशेंट कह रहा है कि उसको नोजिया हो रहा है, तो किस टाइप का डेटा होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पर्सनल की नन ऑफ देम। तो यहाँ पर पेशेंट आपको बता रहा है, क्या है, पेशेंट आपको बता रहा है, तो यहाँ पे वो किस तरीके का डेटा होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव, और जो आप चेक करते हैं, असेस करते हैं, वो कहलाएगा आपका सब्जेक्टिव डेटा। Next is the refractive error caused by the difference in curvature of cornea and lens। आज ही हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में कॉर्निया, लेंस, स्क्लेरा इन सभी की पोजीशन और फंक्शन पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव एरर है एक, तो क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें आपकी क्या है, जिसमें आपकी लेंस और कॉर्निया का कर्वेचर अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, एमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया मतलब तो नियर साइटेडनेस होगा। फिर यहाँ पर आता है एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया में जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव एरर है जनरली ये पैरेलल रहेगा, कैसा, अपॉन द रेटिना। यहाँ पे कहा है कि कर्वेचर हो रहा है कॉर्निया और लेंस के यहाँ, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें आपका मेन डिफरेंस क्या है कि आपका जो बीच का कॉर्निया और लेंस के बीच का डिफरेंस अलग से दिख रहा है, तो वह आपका एस्टिग्मेटिज्म, जिसको आप भेंगापन कहेंगे कि देख कहीं रहे हो, दिख कुछ और रहा है, तो इस तरीके से। और एमेट्रोपिया में क्या होगा, एमेट्रोपिया का मतलब है आपकी परफेक्ट आई। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड लेंस की बात की जा रही है, और एक क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर है, तो होगा एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया नियर साइटेडनेस। एमेट्रोपिया का मतलब हम कहेंगे कि आपकी परफेक्ट आई साइट है, मतलब आपको प्रॉपर और अच्छे तरीके से दिख रहा है, 20/20 साइट जिसको आप कहेंगे, 20/20 साइट, मतलब आपकी आंखें क्या हैं, क्लिनिकल टर्म में यदि हम बात करें तो परफेक्ट आई है, परफेक्ट आपका विजन है। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पेन लाइक इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेज। तो यहाँ पर नाउअडेज है जो पेन जैसी इंसुलिन डिवाइस यूज़ की जाती है, जो सबक्यूटेनियस इंसुलिन दिया जाता है तो पेन जैसी डिवाइस यूज़ की जाती है। तो क्या है, क्या एडवांटेज है उसका, शॉर्टर इंजेक्शन टाइम, एक्यूरेट डोज डिलीवरी, लोअर कॉस्ट विथ रीयूजेबल इंसुलिन कैट्रिज, यूज ऑफ ए स्मॉलर गॉज निडल। तो पेन जैसी जो इंसुलिन दी जाने वाली डिवाइस है कि आप अपना इंसुलिन खुद से ही लगा सकते हैं, तो उससे आपको सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि एक्यूरेट डोज की डिलीवरी आपकी हो जाएगी, जितना डोज ज़रूरी है उतना आप है जो अपने हाथ से दे सकते हैं। नेक्स्ट इज द नोट दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन नर्सिंग एजुकेशन फॉर रिकॉर्डिंग डेटा अबाउट स्टूडेंट्स, डेटा ऑन प्रैक्टिस। तो ऐसा रिकॉर्ड जो कि आपका स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड वगैरह आप रखते हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होगा नर्सिंग एजुकेशन में, बार बार यूज होगा, वो क्या है, एनेक्डोटल नोट्स, नर्सेस नोट, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकॉर्ड या फिर क्रिटिकल इंसिडेंट रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड आपका कहलाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जैसे आपका एजुकेशन की आपने 2021 में नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वो रिकॉर्ड आपके कॉलेज में आप 10 साल बाद भी जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो क्या होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और नोट्स। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल एम ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज टू। तो जब भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है कि मेरी नाक चपटी है तो उसको अच्छा करना है, कानों को अच्छा करना है, इसके लिए तो उस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का क्या एम है, रिगेन द मूवमेंट, एनहेंस सेल्फ स्टीम, प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एस्थेटिक फॉर्म, या फिर प्रिवेंट द इन्फेक्शन।
तो प्लास्टिक सर्जरी तो कोई भी करा लेता है, लेकिन इसका जो एक फंडामेंटल एम है सुंदर दिखने के अलावा वो है कि रेस्टोरेशन करना, फंक्शन को रिस्टोर करना, कि दोबारा से एस्थेटिक फॉर्म में, मतलब आपका जो भी पार्ट है, जो भी पार्ट, जिस भी पार्ट की आप सर्जरी करवाते हैं वो प्रॉपर तरीके से और अच्छे से फंक्शनिंग में आ जाए। तो उसके लिए प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है जो करवाई जाती हैं। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस मे रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा। तो यदि पर्सन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पर्सन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो यहाँ पर वो कौन सा आप असेसमेंट करेंगे, कौन सा डेटा दिखेगा। हैवर्डन नोट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट्स, असिमेट्रिक जॉइंट स्वेलिंग, स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड। तो यहाँ पर हैवर्डन नोट्स में, तो हैवर्डन नोट्स तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर यदि बात की जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो एक क्लासिकल साइन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का होता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। आपकी जो फिंगर्स हैं कैसे रहेंगी, स्वान की आपने नेक देखी होगी उस तरीके की। और जो हैवर्डन नोट्स हैं, क्या है, हैवर्डन नोट्स हैं, ये आपके इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। जो बर्चार्ड नोड है और हैवर्डन नोट्स हैं ये देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हैवर्डन नोट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं, ना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। स्वान नेक डिफॉर्मिटी किसका साइन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। और यदि यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का है तो हैवर्डन नोट्स। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसप्लांट ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू बिटवीन टू जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज इज। तो जब यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग की बात की जा रही है, क्वेश्चन तो हमने 50 बार पढ़ा होगा कि आइसोग्राफ्ट, टेलोग्राफ्ट। अब यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग की जा रही है नॉन आइडेंटिकल ट्विन के बीच में, क्या है, नॉन आइडेंटिकल ट्विन के बीच में यदि ग्राफ्टिंग की जा रही है तो ये कौन सी ग्राफ्टिंग कहलाएगी, ये कहलाएगी एलोग्राफ्ट। मतलब स्पीसीज सेम है लेकिन नॉन आइडेंटिकल मेंबर है। नॉन आइडेंटिकल मेंबर का मतलब है यहाँ पर स्पीसीज सेम है लेकिन आप उनको जानते नहीं हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं कोई भी आपको, या फिर हम ये कहेंगे कि सेम स्पीसीज में ऑर्गन और टिश्यू का ट्रांसप्लांट होना। ऑटो में तो अपनी खुद की बॉडी के पार्ट, थाई की स्किन निकाल के फेस में लगा दो, फोरहेड में लगा दो। आइसोग्राफ्ट में आइडेंटिकल मेंबर रहेंगे, आइडेंटिकल मेंबर मतलब जुड़वा। जीनोग्राफ्ट में क्या होगा कि पर्सन दूसरी स्पीसीज से ग्राफ्टिंग करेगा। और एलो में स्पीसीज सेम होंगी लेकिन आपके ना तो वो रिश्तेदार हैं ना कोई और है। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिजाइन टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल बाय द ईयर 2030। 2030 तक हमें जो चीज़ें अचीव करनी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अकॉर्डिंग कितने गोल्स हैं, टोटल 17। कितने, टोटल 17 गोल। नेक्स्ट इज कर्व ऑब्टेन्ड व्हाइल प्लॉटिंग सर्वाइकल डायलिटेशन इन पार्टोग्राफिज। तो पार्टोग्राफ में जब कर्व है, जो कर्व है सर्वाइकल डायलिटेशन में प्लॉटिंग करते हैं यहाँ पार्टोग्राफ की, कौन सी होगी, असेंडिंग कर्व में, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड या फिर नन ऑफ द अबव। तो पार्टोग्राफ में सर्वाइकल डायलिटेशन के टाइम पर जो कर्व बनेगी वो कैसी बनेगी, सिगमंड कर्व। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिस केयर इज टू बी गिवन सपोर्टिव केयर टू। आई होप आपको पेपर पूरा प्रॉपर विजिबल हो रहा हो क्योंकि फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है। तो हॉस्पिस केयर का क्या कॉन्सेप्ट है, कैंसर पेशेंट के लिए, ओल्ड एज पेशेंट के लिए, फाइनल फेज ऑफ टर्मिनल इल पेशेंट में कि पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिसीज। तो हॉस्पिस केयर उन लोगों को दी जाती है जिनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन बचे हुए हैं। टर्मिनली इल का मतलब है जो अब उनकी हॉस्पिटल की जगह घर पे ही आप सेवा कीजिए, उस तरीके के पेशेंट क्या कहलाएंगे, टर्मिनल इल पेशेंट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच रिपीटिंग टू द पेशेंट व्हाट द नर्स बिलीव्स इज द मेन थॉट और आइडिया एक्सप्रेस्ड इज। कम्युनिकेशन टेक्निक है, क्या है, कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें पर्सन बार बार रिपीट कर रहा है उसके जो मेन थॉट और आइडिया हैं उनको, तो वो क्या है, वो है रेस्टेटिंग। क्या है, रेस्टेटिंग। नेक्स्ट है आपका MEWS स्टैंड फॉर।
तो ये आई थिंक अभी रिसेंट में 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, मे बी आपका WCL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया है, या फिर 2023 में किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है MEWS। तो MEWS का फुल फॉर्म क्या होगा? मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर। क्या है? मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर, MEWS। आप चाहें तो आप भी इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो MEWS स्कोर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर। नेक्स्ट वन इज अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर बॉगी यूट्रस। बॉगी यूट्रस का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि आप यदि यूट्रस कैसी है? बॉगी है। तो बॉगी यूट्रस में आप क्या करेंगे? ऑप्शन में है एलिवेट मदर्स लेग, इनकरेज टू वॉइड, मसाज द फंडस, एक्सप्रेस द क्लॉट्स। तो बॉगी यूट्रस का मतलब है कि जब यूट्रस एनलार्ज बहुत बड़ी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। क्या हो जाए? बहुत बड़ी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, तो ऐसे केस में यूट्राइन प्रोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो बॉगी यूट्रस के लिए आप फंडल मसाज है जो कर सकते हैं। क्या करेंगे? फंडल मसाज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस CSF रिवील्स। तो यदि पर्सन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पता करने के लिए ब्लड टेस्ट के अलावा CSF टेस्ट भी किया जाता है। स्पाइनल टेप और लंबर पंचर के थ्रू है जो आपका सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर CSF में ऐसा क्या मिलेगा कि कंफर्म होगा कि क्या है? मेनिंजाइटिस है। डिक्रीज्ड सेल अमाउंट, एलिवेटेड प्रोटीन लेवल, इंक्रीज ग्लूकोज, लो स्पाइरल फ्लूइड वॉल्यूम। तो यहाँ पर ऐसा क्या मिलेगा जिससे पता चलेगा कि पर्सन को क्या है? तो यहाँ पर जब CSF का कलेक्शन करके सैम्पलिंग टेस्टिंग की जाएगी तो प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब पर्सन को क्या? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। नेक्स्ट इज प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन एंड टंग, शॉर्ट एंड ब्रॉड फीट एंड हैंड्स आर द सिम्टम्स ऑफ। तो ब्रॉड फीट जो पैर हैं क्या हैं? ब्रॉड हैं, शॉर्ट और ब्रॉड फीट हैं, और हैंड भी वैसे ही सेम। एब्डोमेन आगे की तरफ लटका हुआ है, जीभ है। तो यहाँ पर ये किसके सभी साइन है? डाउन सिंड्रोम के, सेरिब्रल पाल्सी, मेनिंजाइटिस या स्कर्वी। तो स्कर्वी वाले बच्चे का कभी भी पेट नहीं निकला होता। पहली चीज़ प्रोट्रूड है जो एब्डोमेन, वो नहीं होगा, और ये साइन मेनिंजाइटिस के हैं नहीं। तो ये सभी साइन किसके हैं? डाउन सिंड्रोम के। किसके? डाउन सिंड्रोम के। नेक्स्ट इज अ नर्स रिसर्चर इज interested in tracing the research activities conducted by prominent nurses lived in different point of time. Identify the research approach that suits most of this research. तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगह जाके रिसर्च की गई है। ऐसी रिसर्च की जिसमें कुछ आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली जो आपने पहले कभी नहीं देखी हैं। तो वो कौन सी रिसर्च के बेस पर है? वो हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रेस्टोरेंट यूज टू मेंटल हेल्थ सेटिंग। मेंटल हेल्थ सेटिंग में कौन से रेस्टोरेंट यूज़ किए जाएंगे? रेस्टोरेंट का मतलब पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। फिजिकल भी किए जाते हैं, मतलब यदि पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर वगैरह हो रहा है तो उसको रेस्टोरेंट करके एक जगह रखा जाएगा। केमिकल भी किए जाते हैं, मतलब मेडिकेशन दे के। इन्वायरमेंटल, पर्सन का इन्वायरमेंटल भी चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। Next is as per INC guidelines during COVID-19 the attendance required for nursing student in clinical that is 100% attendance in each practical area is relaxed too। तो यहाँ पर 100 में से कितनी % अटेंडेंस की ज़रूरत थी INC गाइडलाइन में? COVID-19 के टाइम पर तो वो थी 80%। कितना? 80%। नेक्स्ट वन, in the following which is the commonest surgical disorder of stomach during infancy। तो यहाँ पर कौन सा है जो सर्जिकल डिसऑर्डर है? क्या है? सर्जिकल डिसऑर्डर है जो कि इन्फेंसी पीरियड में होगा। हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स GERD, मेगा कोलन और नन ऑफ द अबव। तो इन्फेंसी पीरियड तो 1 साल तक चलता है और इसमें आपको GERD, मेगा कॉलोनी एट द टाइम ऑफ बर्थ पता चल जाएंगे। तो जो कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर होगा
होगा हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज सिलेक्ट वन अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। तो इनमें से बिहेवियरल थेरेपी का हिस्सा कौन सा नहीं है? एवर्जन थेरेपी, असर्टिव ट्रेनिंग, हिप्नोसिस या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर जो बिहेवियरल थेरेपी का हिस्सा नहीं है वो है हिप्नोसिस, बाकी ये सभी हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर 125, द स्कीम विच सीक्स टू ड्राइव टुवर्ड्स 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ इंडिया एंड सस्टेन द सेम बाय द ईयर 2020। तो ऐसी एक ही स्कीम थी कि 90% इम्यूनाइजेशन है जो करना है, जिसमें यहाँ पे कहा गया था कि 90% इम्यूनाइजेशन 2 साल तक के बच्चों में, वो भी 2020 तक ही। तो ये कहा गया था मिशन इंद्रधनुष में। किसमें? मिशन इंद्रधनुष में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 है और इंटेंसिफाइड बस या फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, तो ये मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम सबसे पहले आया था 2014 में, उसके बाद इसको अपडेट करते गए, बट यहाँ पे 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज की बात कही गई थी ओनली इन मिशन इंद्रधनुष में। नेक्स्ट वन इज प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विथ सीवियर हेमरेज इज नोन एज। यहाँ पे कहा गया है कि सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में, लेकिन कंप्लीशन टाइम नहीं हुआ है, प्रीमेच्योरली प्लेसेंटा सेपरेट होना स्टार्ट कर दे तो ये कंडीशन क्या है? प्लेसेंटा नॉर्मली इम्प्लांट था लेकिन समय के पहले ही क्या हो जाए? सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी? और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होगी। प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकम्प्लीटेड सर्विक्स या फिर एब्रप्टो प्लेसेंटा। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। कौन सा? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ नेगोशिएशन in which employees used authorized union representative to engage in talks with authorities known as। तो ये कहलाती है कि आप अपना नेगोशिएशन, आपने फाइनल ईयर में बीएससी में पढ़ा हुआ है, नेगोशिएशन का मतलब यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या है नेगोशिएशन वर्ड का मतलब? जो आप मोलभाव करते हैं वो ये क्या कहलाएगी? आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट इज द स्टेज एट विच द प्रेशर अल्सर एक्सटेंड टू द सबक्यूटेनियस फैट लेयर इज। कौन सी स्टेज है जिसमें यहाँ पर कौन सी लेयर है? स्टेज है जिसमें प्रेशर अल्सर सबक्यूटेनियस फैट तक पहुँच जाएगा। स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो जिस स्टेज में ये कहाँ तक पहुँचेगा? सबक्यूटेनियस फैटी लेयर तक होगी आपकी स्टेज थर्ड। कौन सी? स्टेज थर्ड। नेक्स्ट इज मॉर्स स्केल इज रैपिड एंड सिंपल मेथड ऑफ असेसिंग अ पेशेंट लाइक्लीहुड ऑफ। तो जो मॉर्स स्केल है, क्या है यहाँ पर? मॉर्स स्केल है जो, तो मॉर्स स्केल यूज़ की जाती है किसके लिए? बेड सोर पर्सन के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, फॉल्स के लिए, कि ड्रग रिएक्शन के लिए। तो जो मॉर्स स्केल है इसको क्या कहा जाता है? मॉर्स फॉल स्केल। 25 पॉइंट स्केल होती है। सॉरी, यहाँ पर जो स्कोरिंग सिस्टम दिया जाता है वो 25 से 45 के बीच में रहता है इस मॉर्स स्केल के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल मॉर्स स्केल की हम बात करें कि पर्सन में यदि 0 से 24 तक है, मतलब पर्सन के गिरने के चांसेस कितने हैं? कम हैं, लो हैं। 25 से 44 तक मतलब मीडियम में पर्सन गिर सकता है, इसको केयर की ज़रूरत पड़ेगी। हाई है मतलब 45 और उससे ज़्यादा है तो हाई रिस्क पर है। और मॉर्स स्केल है फॉल्स के लिए, किसके लिए? फॉल्स के लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी दिया था। मैटरनल मोर्टेलिटी का भारत में सबसे ज़्यादा कॉज क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया या फिर सेप्टिसीमिया। तो मैटरनल मोर्टेलिटी का सबसे कॉमन कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज, ब्लीडिंग। अब वो ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी या फिर डिलीवरी के 6 वीक तक होती है, तो वो इसी में कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट इज
The approach with effective continuity and sequence of learning experience that facilitate integration of learning is। तो ऐसा अप्रोच है, ऐसा अप्रोच जिसमें कंटिन्यूटी भी और सीक्वेंस भी है कुछ नया सीखने के लिए, तो वो कहलाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। नेक्स्ट इज अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में क्या क्या क्राइटेरिया हैं? तो अभी यहाँ पर आपको जिस क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर की ज़रूरत है वहाँ पे आपके ऑप्शन नहीं बताए जाएंगे। अपगार स्कोर में एक्टिविटी चेक की जाती है, पल्स चेक होता है, ग्राइविस चेक होगा, अपीयरेंस होगा, रिफ्लेक्स होगा। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देखेंगे तो इन सभी में से जो आपका ऑप्शन आंसर पे आएगा वो होगा ए, कि अपगार स्कोर में एक्टिविटी चेक होगी आपकी, पल्स चेक होगा, ग्राइमेसी होगी, अपीयरेंस और रिफ्लेक्स। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉची बंडल ऑफ केयर इज यूज्ड फॉर द पेशेंट। तो यहाँ पर कहा गया है कॉटी, यह कॉटी बंडल ऑफ केयर किसके लिए होगी? विथ रायल्स ट्यूब वाले पर्सन में, विथ पैक फीड, विथ ईटी ट्यूब या फिर विथ फॉलिस कैथेटर में। तो जो कॉटी है, कॉटी का मतलब यहाँ पर कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब एक कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो किस में होगा? फॉलिक कैथेटर वाले पर्सन में। नेक्स्ट इज फोर्थ डिग्री बर्न रिफर्स टू। जो फोर्थ डिग्री बर्न वाला पर्सन है इसमें क्या होगा? डीपर टिश्यू पॉसिबली इन्वॉल्विंग मसल बोन, एपिडर्मिस, डर्मिस, लोअर लेयर ऑफ स्किन द डर्मिस और एपिडर्मिस। फोर्थ डिग्री मतलब सबसे इनर, तो इसमें डीप टिश्यू होंगे, मसल्स होंगी, बोन होंगी, ये सभी अफेक्ट होंगी। नेक्स्ट इज द रिसर्च मेथड विच कलेक्ट्स डेटा एट वन पॉइंट इन टाइम एंड ड्रॉस द कंक्लूजन। तो रिसर्च की वो मेथड जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाएगा एक ही पॉइंट पर, कंक्लूजन भी बना दिया जाएगा, तो होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल मेथड। कौन सी? डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल रिसर्च मेथड। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस टू अपहोल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ऐसी प्रोसेस जिसमें आपको क्या करना है? नई नई चीज़ें सीखने के अलावा कुछ जो आपने प्रैक्टिस में किया है उसको मैनेज भी करना है, और ये नर्सिंग प्रोफेशन का ही हिस्सा है, तो ये आपका क्रेडेंशियलाइजिंग। नेक्स्ट इज द नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल इन न्यूनेट इज। नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल क्या है न्यूनेट में? 9.1 mg per dl, 4.5 mg per dl, 5.2 mg per dl या फिर 8.5 mg per dl। जो नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल है न्यूनेट्स में वो है 5.2 mg per dl। कितना? 5.2 mg per dl। नेक्स्ट वन इज the separation of a person or group of people reasonably believed to have been exposed to a communicable disease but not yet symptomatic is। देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। किसी भी पर्सन और ग्रुप को सेपरेट कर देना ये सोचकर कि उसको भी इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि वो वहाँ से आया किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, लेकिन उसकी बॉडी ने सिम्टम्स नहीं दिखाए हैं, तो वो क्या है? वो है क्वारंटाइन पीरियड। पर्सन को आपने सेपरेट करके रखा, वो क्या है? क्वारंटाइन पीरियड। जब पर्सन यदि खुद इन्फेक्टेड है और वो सेपरेट हो जाए तो वो है आइसोलेशन पीरियड। नेक्स्ट वन इज द साइन विच इंडिकेट्स प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटल सेपरेशन का साइन क्या है? यूट्रस स्टॉप्स कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल टुगेदर, अम्बिलिकल कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप, यूट्राइन शेप चेंजेस फ्रॉम डिस्कॉइड टू ग्लोब्यूलर, मैटरनल ब्लड प्रेशर स्टॉप। तो प्लेसेंटा सेपरेशन में यूट्रस है जो आपको फ्लैबी लगेगी, यूट्रस का चेंज डिस्कॉइड से ग्लोबुलर शेप में होगा, जो वेजाइनल ब्लड है वो बहुत ज़्यादा अचानक से बाहर आएगा, तो ये क्या है? क्लासिकल साइन है प्लेसेंटल सेपरेशन के। नेक्स्ट वन इज the model that represent an organization defense against failure as a series of barriers for analyzing medical error and patient safety incidents is।
तो यहाँ पर मॉडल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसके अगेंस्ट, कोई भी आपके बैरियर आए, आपको कुछ भी रुकावटें आई और आपका वो मॉडल फेल हो जाता है, तो क्या है, वो है आपका स्विस चीज़ मॉडल। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू किससे होगा, एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो सकता है, टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो स्वाइन फ्लू का मेन तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, लेकिन यदि किसी को और भी स्वाइन फ्लू है तो ये आपको हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर टू जर्नल क्वालिटी इज। जर्नल क्वालिटी आप कैसे मेजर करेंगे, तो होगा इम्पैक्ट फैक्टर से। नेक्स्ट इज स्क्लेरोसिस ऑफ अ लॉन्ग बोन में सजेस्ट। स्क्लेरोसिस में क्या होगा, ऑस्टोइड ऑस्टियोमा, स्क्लेरोजिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ देम। तो स्क्लेरोसिस क्या है यहाँ पर, स्क्लेरोसिस से जनरली लॉन्ग बोन्स को अफेक्ट करेगा। क्या है, स्क्लेरोसिस है जो लॉन्ग बोन्स को अफेक्ट करेगा। तो स्क्लेरोसिस में यदि जब लॉन्ग बोन्स अफेक्ट होती हैं, क्या है, लॉन्ग बोन्स अफेक्ट होंगी, तो यहाँ पर ये दोनों साइन देखने को मिलेंगे। कौन से, दोनों साइन है जो देखने को मिलेंगे। तो स्क्लेरोसिस को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कहेंगे, जिसमें आपकी प्रोटेक्टिव नर्व है, आपका खुद का इम्यून सिस्टम खा जाएगा, इनगल्फ कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, फर्स्ट स्टेप इन द जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन का। कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन का। नेक्स्ट वन, द शॉक विच अकर्स व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज एबनॉर्मली डिस्प्लेस्ड इन द वैस्कुलेचर इज। तो ब्लड वॉल्यूम के कारण, ब्लड वॉल्यूम अचानक से क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, जो शॉक की कंडीशन हो, तो क्या हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रप्टिव, या फिर नन ऑफ देम। तो वो शॉक कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। यदि ओनली ब्लड वॉल्यूम के कारण होता तब होता वो हाइपोवॉल्यूमिक, लेकिन यहाँ पर कहा है कि जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, अलग अलग जगह अचानक से देखने को मिले, तो वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव। स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट एट टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस इंक्लूड। तो यहाँ पर 100 डिग्री से भी कम में कहा गया है कि स्टरलाइजेशन यदि 100 डिग्री से भी कम के जो सेल्सियस का टेम्परेचर है, और यहाँ पे कहा है कि मॉइस्ट हीट, क्या स्टरलाइजेशन किया जा रहा है मॉइस्ट हीट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 100 से भी कम है, तो ये क्या कहलाएगा, मतलब ये कौन सी मेथड में आएगा, पास्चराइजेशन, वैक्सीन बाथ, या फिर एबी, या फिर नन ऑफ देम। तो ये कहलाएगा यहाँ पर दोनों, क्या हो गए, ये कहलाएगा दोनों। यहाँ पर दोनों क्यों, क्योंकि सेम एज है जो पास्चराइजेशन में भी होता है और वैक्सीन बाथ में भी। वैक्सीन बाथ में तो इवन जो पानी का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और उससे कम रखा जाता है, किसमें, 60 डिग्री से भी कम रखा जाता है वैक्सीन बाथ में। तो ऐसे ही यहाँ पे तो 60 डिग्री से भी कम किस में रखा जाता है, वैक्सीन बाथ में। पास्चराइजेशन में भी 100 के अंदर ही रहेगा, और यहाँ पे कहा है कि 100 डिग्री से कम यूज़ किया जा रहा है, तो वो क्या है यहाँ पे, दोनों। नेक्स्ट इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस टू रिड्यूस हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल से रिलेट करता हुआ इन्फेक्शन है यदि, किसके थ्रू आप कम कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज पेशेंट, ग्लव्स, या फिर फेस मास्क। तो यहाँ पर आप ये कम कर सकते हैं किससे, हैंड वॉशिंग से। क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस कंटामिनेशन, ये सब कुछ आप प्रिवेंट कर सकते हैं किससे, हैंड वॉशिंग से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट वन इज अ 2-year-old चाइल्ड विथ डेंगू, शॉक सिंड्रोम एंड एपनिया इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर दिस चाइल्ड विल बी। 2 साल का बच्चा है, डेंगू शॉक सिंड्रोम के कारण एपनिया हुआ है, एपनिया मतलब सेजेशन ऑफ ब्रीदिंग, इमरजेंसी में लाया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, इंट्रावीनस फ्लूइड बोलस, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, या फिर रैपिड वार्मिंग। एपनिया हुई है बच्चे को, तो आप रैपिड वार्मिंग, फ्लूइड बोलस और आईवी इन्फ्यूजन बाद में कर लेना। पहले बच्चे को बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, ताकि बच्चे की जो एपनिया हुई है वो थोड़ा उसको रिलीफ मिले। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एन ओवर वैल्यूड आइडिया
where the patient believes one aspect of his body is abnormal or deformed। तो यहाँ पर ओवर वैल्यू आइडिया है पर्सन को, उसको लगता है कि उसकी बॉडी, हिज बॉडी इज इन एबनॉर्मल डिफॉर्मिटी, उसकी बॉडी में क्या है, एबनॉर्मल डिफॉर्मिटी हुई है। तो उसके लिए क्या हुआ है, तो उस पर्सन को ये हुआ है डिस्मॉर्फोफोबिया। अपनी बॉडी के शेप साइज को लेके वो क्या है, उसको कुछ अलग ही बिलीव्स एंड डाउट है कि उसकी बॉडी अच्छी नहीं है, एबनॉर्मल है, हाथ पैर दुबले पतले हैं, सब उसको लगता है। तो क्या है, डिस्मॉर्फोफोबिया। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मैनेजमेंट टू बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट फाउल स्मेलिंग बैड सोरेज। तो फाउल स्मेलिंग बैड सोर हुए हैं, अब उनसे स्मेल आना स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला मैनेजमेंट आपका क्या होगा, मैगोट्स से क्लीन करना, बीटाडीन वॉश करना, डेब्रिडमेंट यूज़ करना या फिर मेट्रोनिडाजोल यूज़ करना। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, मेट्रोनिडाजोल। क्या होगा, मेट्रोनिडाजोल, जो कि एंटी एनारोबिक प्रॉपर्टी की मेडिसिन है, जो कि प्रेशर अल्सर के लिए टॉपिकली मतलब ऊपर से अप्लाई करने वाली मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जाएगी, ताकि जो भी यहाँ पर क्या है, जो भी यहाँ पर वुंड वगैरह हैं तो उनके इन्फेक्शन को भी कंट्रोल किया जा सके। इन्फेक्शन कंट्रोल होगा तो स्मेल आना भी बंद होगी। नेक्स्ट इज व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन ऑफ एन एडल्ट ड्यूरिंग 1 पर्सन CPR यू वुड डिलीवर देन एट अ रेशियो ऑफ, तो होगा यहाँ पे 30/2। नेक्स्ट वन इज नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय। पहली चीज, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है क्या, तो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन का मतलब है हॉस्पिटल से मिलने वाला इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन का सबसे कॉमन रीजन होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का बैक्टीरिया। क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज डॉनिंग रिफर्स टू। तो डॉनिंग का मतलब, जब आपने एडमिशन ही लिया नर्सिंग में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको फर्स्ट क्लास में समझा दिया जाता है, तो डॉनिंग का मतलब होगा यहाँ पर पुटिंग ऑन PPE। क्लियर। नेक्स्ट इज ब्लड लिथियम लेवल ऑफ मोर देन विच यूनिट इज ऑफन एसोसिएटेड विथ टॉक्सिसिटी। तो लिथियम है जो मैनिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन जब ये ओवरडोज हो जाए तब कितना टॉक्सिसिटी में कंसीडर की जाएगी, मोर देन 2.0 MEQ/लीटर हो जाए, मतलब कि पर्सन को क्या हो गया है, टॉक्सिसिटी हो गई है। नेक्स्ट वन इज द आइडियल रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग न्यूबॉर्न रिससिटेशन इज। तो न्यूबॉर्न बेबी में रिससिटेशन के टाइम पर आइडियल रूट क्या होगा, तो बच्चे में उस टाइम पे होगी अम्बलाइकल वेन। सबसे अच्छा रूट माना जाएगा क्या, अम्बलाइकल वेन। नेक्स्ट इज द चार्ज नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट। द पेशेंट असाइंड टू फेयरली न्यू नर्स 6 month एक्सपीरियंस पुल्ड फ्रॉम द सर्जिकल यूनिट टू द मेडिकल यूनिट शुड बी। चार्ज नर्स है, एक असाइनमेंट बनाए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। द पेशेंट असाइन टू फेयरली, पेशेंट के लिए न्यू नर्स है जो असाइन की गई है, जो कि जिसको 6 महीने का ही एक्सपीरियंस है, इसको सर्जिकल यूनिट से बुला के मेडिकल यूनिट में उसकी ड्यूटी लगा दी गई है। तो क्या है, अ 50-year-old एंड एयरबोर्न प्रिकॉशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, 68-year-old जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी, 72-year-old who needs teaching about the use of incentive spirometry, a 69-year-old with COPD who is ventilator dependent। तो यहाँ पर कौन सा मरीज इस नर्स के लिए हैंडल करने को कहा जाएगा, जो कि 6 महीने ही हुए हैं उसको। तो ऐसे केस में स्पायरोमीटर, क्योंकि ये बेसिक सा जो प्रोसीजर है, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग बस हुई है उस नर्स की, तब उसको ये करने को कहा जाएगा। यहाँ पर 58 साल के बुजुर्ग के साथ, TB वाले मरीज के साथ नहीं भेजा जाएगा, ना ही ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी वाले के लिए, ना ही COPD वाले पर्सन में जो कि वेंटिलेटर पे है, क्योंकि इस नर्स इस तरीके के, यदि आपका 6 महीने का बस एक्सपीरियंस है तो आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगाना रिस्की होगा। तो यहाँ पर ड्यूटी रिस्की इसलिए होगा क्योंकि ये सभी पेशेंट हाई रिस्क हैं। बाकी जो इंसेंटिव स्पायरोमीटर वाला है, इसकी आप केयर है जो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज। तो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है यहाँ पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्या है, फिनोटाइप। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन रिस्क टू पेशेंट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज।
कॉमन रिस्क क्या होता है? पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को लेके, इनएडुकेट फायरवॉल प्रोटेक्शन, इनएडुकेट सिस्टम डिजाइन ऑफ वायरस एंड ट्रोजन। तो पर्सन की, पेशेंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक कौन कर सकता है? उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही। मान लीजिए एज अ नर्स आपने किसी और से जाके बता दिया कि भाई इस पर्सन को क्या है, HIV हुआ है, उसने किसी और को बता दिया, तो ये डेटा लीक होना कहलाएगा, जिससे पर्सन और पेशेंट की प्राइवेसी क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट इज द पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन स्मेलिंग, नर्स असेस फॉर विच क्रैनियल नर्व। तो स्मेलिंग के लिए कौन सी क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होगी? तो वो होगी यहाँ पे आपकी ऑल्फैक्टरी क्रैनियल नर्व नंबर 1। नेक्स्ट इज a visualization tool for categorizing the potential cause of a problem in order to identify its root causes। तो विजुअलाइजिंग टूल है किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई एक रिस्क कॉज के लिए भी। तो ये क्या है? फिश बाउल मेथड, VIPP मेथड, जिक्सॉ मेथड या फिश बोन डायग्राम मेथड। क्या है? फिश बोन डायग्राम मेथड। क्या है? फिश बोन डायग्राम मेथड। नेक्स्ट इज प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन। तो नर्सिंग प्रोसेस में प्रायोरिटी बेस्ड यदि हम बात करें तो वो मास्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी ही होगी। मास्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी में फिजियोलॉजिकल नीड से लेके आपकी जो 5th नीड है उस तक बताया गया। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन प्रायोरिटी यदि बात करें हम तो वो क्या होगी? मास्लोस हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। नेक्स्ट इज MRSOPA इज यूज्ड व्हेन देयर इज। तो यहाँ पे कहा गया है कि MRSOPA है जो कब यूज किया जाएगा? इनफेक्टिव वेंटिलेशन में, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर, डिक्रीज pH वैल्यू, इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो MRSOPA है जो कहाँ पे यूज किया जाएगा? तो जो MRSOPA है, क्या है? MRSOPA है जो कब यूज किया जाएगा? तो यूज किया जाएगा जब इनफेक्टिव वेंटिलेशन हो तब। कब? इनफेक्टिव वेंटिलेशन हो तब। मास्क एडजस्टमेंट, रिपोजिशन, हेड सक्शन, माउथ एंड नोज, ओपन माउथ प्रेशर, इंक्रीज एंड अल्टरनेटिव एयरवे। ये देखिए MR-SOPA कह दिया, मतलब ये नहीं कि आपको पूरा समझ में आ जाए। MR-SOPA का यदि आपको फुल फॉर्म भी पूछ ले तो भी आपको आना चाहिए। क्या है? मास्क एडजस्टमेंट, रिपोजिशन हेड, सक्शन माउथ एंड नोज, ओपन माउथ प्रेशर, इंक्रीज एंड अल्टरनेटिव एयरवे। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड मैनेजमेंट फॉर पेशेंट विद DBT। तो DBT वाले पर्सन में आपका स्टैंडर्ड मैनेजमेंट क्या होगा? मेंटेन अफेक्टेड लिम्ब इन द डिपेंडेंट पोजीशन, अप्लाई कूल पैक्स टू द अफेक्टेड लेट फॉर 20 मिनट्स एवरी 4 आवर। यहाँ पे वार्म यूज़ किया जाता है। एडमिनिस्टर नार्कोटिक एनाल्जिक्स एवरी 4 आवर्स अराउंड द क्लॉक या फिर मेंटेन बेड रेस्ट। DBT वाले पर्सन में आप बेड रेस्ट करके भी उसका ट्रीटमेंट है जो करवा सकते हैं, क्योंकि उसकी काफ मसल्स में सबसे ज़्यादा पेन होगा, जो एक क्लासिकल साइन कहा जाता है वही है। DBT में डीप वेन थ्रामोसिस में जनरली जो लॉन्ग वेन्स होती हैं वही अफेक्ट होती हैं। द पर्पस ऑफ यूजिंग WHO लैडर अप्रोच इन कैंसर पेशेंट इज। तो WHO का जो लैडर अप्रोच है, क्या है? लैडर अप्रोच है कैंसर मरीज के लिए। क्या है? कैंसर मरीज के लिए। तो ये किसके लिए? तो ये पेन मैनेज करने के लिए। मॉडल्स, ऑब्जेक्ट, स्पेसिमेन एंड डायोरेम्स आर ऑल कंसिडर्ड टू बी। तो मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिमेन है जो डायोरेम्स हैं किसके लिए हैं? ये 3 डायमेंशनल एड्स। क्या है? 3 डायमेंशनल एड्स। क्वेश्चन नंबर 166, द बॉडी envisaged to receive complaint on sexual harassment at work places। तो कहाँ पर आप जिस भी वर्क प्लेस में आप काम करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, एज ए स्टूडेंट कहीं पर भी आप काम करते हैं, तो यदि वहाँ पर आपको वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट हो तो आप कहाँ पर कंप्लेंट करेंगे? GC कमेटी में, फिजिकल हैरेसमेंट कमेटी में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या फिर एंटी सेक्सुअल कमेटी। तो जिस भी वर्क प्लेस में आप काम करते हैं सबसे पहले आपके जो भी ऑफिस है या फिर जो भी आपके हॉस्पिटल्स में, तो जो पहले इंटरनल कमेटी होगी वहाँ कंप्लेन करेंगे।
फिर वो इंटरनल कमेटी डिसाइड करेगी कि जो भी हैरेस हुआ है पर्सन या फिर जिसने भी हैरेसमेंट किया है उसको किस तरीके से पनिश करना है, तो वो सब डिसाइड करेगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। आफ्टर दैट यदि उसके हाथ में नहीं है चीज़ें या कुछ भी, तब वो जाके आपकी कंप्लेंट पुलिस में या फिर एंटी सेक्सुअल कमेटी में करेगी। बट आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कहाँ पर होगा, वर्क प्लेस में यदि हैरेसमेंट होता है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में। नेक्स्ट वन इज द पॉपुलेशन सर्व बाय सब सेंटर इन अ प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया के लिए 3000, हिली और ट्राइबल और पहाड़ी एरिया होंगे, सॉरी जो प्लेन एरिया है वहाँ के लिए 5000 5000, और जो ट्राइबल और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लिए 3000। क्लियर। नेक्स्ट इज द फिनोमिना ऑफ अकरेंस ऑफ 2 और मोर जेनेटिकली डिटरमाइंड अल्टरनेटिव फिनोटाइप इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ऐसा फिनोमिना जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा फिनोटाइप हो पॉपुलेशन में, तो क्या है, वो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज a multi-dimensional practical examination of clinical skills which is used as a tool for assessing clinical competition। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है आपकी क्लिनिकल स्किल को चेक करने के लिए। तो वो किस तरीके का होना चाहिए, ओरल, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्टिव शेड्यूल्ड, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड, क्लिनिकल इवैल्यूएशन। यहाँ पर आपकी क्लिनिकल स्किल को चेक किया जाना है, वो स्पेशली प्रैक्टिकल आपने किस तरीके से किए। तो अब आपका जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डिसऑर्डर ऑफ लोकलाइज्ड इंक्रीज्ड बोन रिमॉडलिंग मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द स्कल, फीमर, टिबिया, पैलेट बोन्स एंड वर्टिब्रास आर। तो ये क्या है, जिसमें बोन्स में रिमॉल्डिंग होगी, मतलब बोन्स की साइज बढ़ेगी, वो होता है आपका पैगेट्स डिसीज़। क्या है, पैगेट्स डिसीज़। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन दोनों में बोन की साइज नहीं बढ़ती है, डिमाइलेशन होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे डेंसिटी कम होगी। काइफोसिस में आपका कर्वेचर है जो डिस्टर्ब होगा। बाकी पैगेट डिसीज़ में रिमॉडलिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि बोन्स में है जो ग्रोथ देखने को मिलेगी, बड़ी हुई बोन्स रहेंगी। नेक्स्ट इज ऑल आर ट्रू अबाउट डाइटरी एडवाइस फॉर कैंसर प्रिवेंशन एक्सेप्ट। सभी एज एन डाइटरी एडवाइस के तौर पे लिए जाएंगे किसी एक को छोड़कर। रिड्यूस्ड इंटेक ऑफ डाइटरी फैट, रिड्यूस इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, इंक्रीज इंटेक ऑफ डाइटरी मिनरल्स या फिर मॉडरेट कंजप्शन ऑफ स्मोक्ड फूड। तो आप कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए स्मोकिंग वाले फूड को कंज्यूम करने के लिए मना करेंगे। डाइटरी मिनरल्स के लिए आप क्या कहेंगे कि ज़्यादा खाइए, ज़्यादा फैटी डाइट आप मत लीजिए। लेकिन एक्सेप्ट में वो कहा है वो क्या, रिड्यूस इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर। यहाँ पर आपकी बढ़ाने वाला होता तो सही होता, लेकिन एक्सेप्ट करके पूछा है तो आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है। हाई फाइबर डाइट है जो इम्पोर्टेंट होगी एज कम्पेयर टू फैटी के। नेक्स्ट इज डेलिबरेट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनोवेशन, न्यू पॉलिसी, गोल्स ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग फिलॉसफी, क्लाइमेट एंड स्टाइल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ भी नया है, कुछ भी नया है उसको आपको डिज़ाइन करना है, नई पॉलिसी बनानी है, नए नए गोल्स लाना उस फिलॉसफी को बदलने के लिए। सभी चीज़ों को चेंज करने का स्टाइल क्या कहलाएगा, प्लान चेंज। यहाँ पर ना तो एक क्रिएटिविटी ना इनोवेशन है, यहाँ पर सब चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको इवन नई पॉलिसी भी लेके आनी है जो कि आपकी एक दिन में नहीं आ जाएंगी। नेक्स्ट इज फीलिंग एज टफ द वर्ल्ड इज डिस्टॉर्टेड और नॉट रील्स इज कॉल्ड। तो ऐसी फीलिंग जब आपको लगे कि कुछ भी चीज़ें सही नहीं है, तो ये क्या है आपका डीपर्सनलाइजेशन, इल्यूजन, डीरियलाइजेशन या फिर डिसोसिएशन। पर्सन को लगे कि जो पूरा वर्ल्ड है उसके लिए सही नहीं है, तो ये क्या है, डीरियलाइजेशन। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ न्यूबॉर्न शो साइन ऑफ एस्फेक्सिया एट बर्थ, नर्स शुड इमीडिएटली। तो यदि न्यूबॉर्न बेबी में एस्फेक्सिया देखने को मिलता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आपकी जो एयरवे उसको क्लियर करें। आप कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं, आप एयरवे के लिए सक्सनिंग, पहले माउथ और नोज से सक्सनिंग कीजिए, जो भी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो क्लियर होगा, फिर आप एस्फेक्सिया वाले बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट इज कंसिडर्ड सेफ एंड नॉट कॉजेटिक टू स्मॉल वेंस वाइल प्रोवाइडिंग एडिक्वेट TPN। तो स्मॉल अमाउंट ग्लूकोज का कितना होगा जो कि सेफ है ना ही स्मॉल वेंस के लिए ज़्यादा जो कुछ भी प्रॉब्लम्स कॉज करेगा, तो होगा 10% ग्लूकोज।
नेक्स्ट इज अ प्रोसेस दैट रेंडर्स डेटा इनटू नंबर्स दैट कैन बी एंटर्ड इनटू डेटाबेस। तो आप जब भी कुछ भी ऐसा डेटा जो नंबर्स की जगह आप बाइनरी में भरते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपकी कोडिंग। नेक्स्ट इज रूट कॉज एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट मेनली फोकस ऑन। तो यदि किसी भी डिसीज का रूट कॉज आप पता करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप किस चीज़ पर फोकस करेंगे? प्रॉब्लम्स पर, सोर्सेज पर, इंटरवेंशन पर, कि ऑल ऑफ दी अबव पर। तो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं तो आप सोर्स पता करेंगे कि इन्फेक्शन फैल कहाँ से रहा है। रूट कॉज आप एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का, कोविड का ही इन्फेक्शन ले लो या फिर स्वाइन फ्लू का ले लो, कोई भी डिसीज़ का इन्फेक्शन ले लो, सबसे पहले पता करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, मतलब सोर्स इसका क्या है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइडेड बाय द सेम नर्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर रिफर्स टू। तो ये कौन सी केयर कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी प्राइमरी नर्सिंग। कौन सी? क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल केयर की बात की जा रही है, एक ही नर्स किसी इंडिविजुअल की केयर करती है कुछ पीरियड ऑफ टाइम में, तो कहलाएगी आपकी प्राइमरी नर्सिंग। नेक्स्ट वन इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट काउंसलिंग। तो काउंसलिंग को लेके गलत चीज़ें क्या हैं? इज मोर इफेक्टिव इन साइकेट्रिक पेशेंट, बिल्कुल सही है। इट इज़ डन एक्सक्लूसिव बाय साइकोलॉजिस्ट, ये भी सही है। इज सिनोनिम्स विद साइकोथेरेपी, यस काउंसलिंग एज अ साइकोथेरेपी की तरह भी काम करेगा। इन्वॉल्व गिविंग डायरेक्ट एडवाइस टू क्लाइंट, आप काउंसलिंग में पर्सन को सीधा एडवाइस तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकते, आप उसको ओनली समझा सकते हैं। तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन की बात हो रही है। कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है? इन्वॉल्व्स गिविंग डायरेक्ट एडवाइस टू द क्लाइंट। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विथ विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर का मतलब है किडनी ट्यूमर। ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्स इन चार्ज एक्सपेक्ट टू डिटेक्ट ग्रॉस हेमेच्यूरिया, डिस्यूरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग या फिर एन एब्डोमिनल मास। तो यहाँ पर विल्म्स ट्यूमर जनरली बच्चों को किडनी ट्यूमर के लिए कहा जाता है, विल्म्स ट्यूमर। तो इसमें आपकी किडनी में ट्यूमर होगा तो यहाँ पर एब्डोमिनल मास है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज अ लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। तो लेसन प्लान है जो ऑपरेशनल फिलॉसफी पे बेस होना चाहिए। टीचर्स को अंडरस्टैंडिंग वाला प्लान बनाना है जो बच्चों को समझ में आए। टीचर्स का नॉलेज है उनकी मेथड के प्रति अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों को वो अच्छे से सिखा सकें। तो लेसन प्लान में सभी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट इज एज पर INC गाइडलाइंस द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर MSc नर्सिंग एडमिशन शैल बी पासिंग ऑफ BSc नर्सिंग, BSc ऑनर और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि यदि आपको MSc में एडमिशन चाहिए है तो आपके BSc, पोस्ट बेसिक BSc या फिर BSc ऑनर्स में एटलीस्ट 55% तक है जो मार्क्स रहने चाहिए। नेक्स्ट वन इज इन पोलियो वैक्सीन वायल इनर स्क्वायर BBM इज लाइटर देन आउटर सर्किल, इट मीन्स। तो यदि जो BBM में आपने स्क्वायर शेप में पढ़ा है कि यहाँ पर जो पर्पल कलर का रहेगा तो पोलियो वैक्सीन में कहा है कि इनर स्क्वायर है जो BBM का लाइटर है आउटर सर्किल से। तो वैक्सीन को क्या करना है? डिस्कार्ड, शेक बेल बिफोर यूज, ब्रिंग द वैक्सीन टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूजिंग इट, यूज द वैक्सीन। डिस्कार्ड आपको कब करना है BBM में? तब ये दो स्क्वायर हैं तो इन दोनों के बीच का जो कलर है जो कैसा हो जाए, मैच कर जाए, तब आपको डिस्कार्ड कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको वैक्सीन को यूज़ करना है क्योंकि इनर स्क्वायर का कलर लाइटर है आउटर सर्किल से। नेक्स्ट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट रिजल्ट इन पेशेंट डेथ और फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी इज। तो ये कौन सा इवेंट है जिसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट की डेथ को लेके, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल इंजरी भी हो सकती है? तो वो सेंटिनल इवेंट। कौन सा? सेंटिनल इवेंट। नेक्स्ट इज द स्टैटिकल प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग इन कंबाइनिंग रिजल्ट फ्रॉम सेवरल सिमिलर स्टडीज। तो ये कहलाएगा आपका मेटा एनालिसिस। तो ये वाला जो पेपर है इसमें आपको 30 to 35 क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग से लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये एग्ज़ाम हुआ था ये हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की फर्स्ट ग्रेड पोस्ट के लिए किया गया था। फर्स्ट ग्रेड पोस्ट में आपको मैनेजमेंट का काम भी दिया जाता है, इसलिए इस पेपर में आपको 30 से 35 MCQ जो 200 क्वेश्चन उनमें से 30 या 35 क्वेश्चन के मैनेजमेंट से इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट इज
अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लोएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग इज, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग लोएस्ट ऑर्डर क्या है? तो इसका आंसर जो नेक्स्ट इसका पार्ट रहेगा 186 से 300 तक का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 114 क्वेश्चंस है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जो आपके लिए हमारा सेकंड शॉर्ट चैनल है, उस पर आज इवनिंग में पढ़ा दी जाएगी, ताकि आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एग्जाम में आती है, जैसे डोरेथोरम्स थ्योरी आती है वैसी ये भी आती है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप आपको ये पेपर अच्छा लगा हो, और ऐसे ही मेरे पास जितने गुजरात के पेपर्स रहेंगे वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। थैंक यू।